स्टोरी भाग्य से माइल हम तुम चैप्टर 1 भाग्य। मुंबई का एक सी फेसिंग अपार्टमेंट। रात के समय दूर तक शांत संदर की खामोशी। इस अपार्टमेंट का इंटरफेस टीम का था। लग्जरियस एंटीक से उस घर की सौभ और बढ़ा रहा था। उसी घर के एक रूम में सलिंग टू फैन विंडो पर एक 26 साल का आदमी कुछ सोच रहा था। हेजल आंखों, लाइट पिंक लिप्स, हल्की सेव, वो भी सेट की हुए, और फेस पर एक चमक। ये है भाग्य जयदेव, कार्बन वॉच कंपनी की सीईओ। कार्बन वॉच न केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की फेमस वॉच में से एक है। इसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी पहने थी। इसके न्यू डिज़ाइन को मार्केट में आने से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग हो जाती थी। भाग्य ने ये कंपनी अपने दम पर शुरू की थी। जब वो 15 साल का था तो भी पढ़ाई के साथ साथ एक घड़ी ठीक करने वाली दुकान पर काम किया था। वहीं से उसे घड़ियों की इतनी अच्छी नॉलेज हुई थी। आज उसका ब्रांड कार्बन वॉच दुनिया की इतनी अच्छी वॉचेस में से एक है। ये बस भाग्य की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा है। भाग्य एकटक शांत समंदर को देख रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और उसके बचपन का दोस्त राहुल अंदर आते हुए उसे कहता है, राहुल, भाग्य वो आ गई है। भाग्य पीछे पलट के राहुल को देखता है और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ठीक है, उसे अंदर भेजो। राहुल बाहर जाता है और 5 मिनट बाद एक लड़क, जिसने हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा स्टॉल रखा था और मुंह पर आधा किलो मेकअप होता हुआ था, वह अंदर आती है। लड़की अंदर आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ भाग्य को देखती है। भाग्य एक नज़र उस लड़की को देखता है और अपनी बॉस उतारते हुए उससे कहता है, बेड पर बैठ जाओ। वो लड़की बहुत ही अंदाज से बेड की तरफ जाती है और बहुत ही नजाकत के साथ बेड पर बैठ जाती है और भाग्य को अपने पास आने का इशारा करती है। भाग्य अपनी वॉच उतारता है और बेड की दूसरी तरफ से बेड के ऊपर बैठ जाता है। भाग्य उस लड़की की गोद में एक पिलो रखता है और उसकी गोद में अपना सर रख देता है। लड़की 5 मिनट के लिए हैरान हो जाती है, पर फिर अपना स्टॉल हटने आने लगती है। भाग्य की आंखें बंद थी, पर फिर भी वह बंद आंखों के साथ उस लड़की से कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लड़की यह सुनकर थोड़ी चौंक जाती है। वह अपने मन में कहती है, क्या मैं ठीक नहीं लग रही है क्या? इतनी हॉट एंड सेक्सी बनकर आई हूँ, मुझे देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो जाती। पर ये आदमी बिना कुछ किए ऐसी सो रहा है। शीट, ये मेरे पैसे तो देगा ना। यही सोचते सोचते उसकी भी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे भाग्य के रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। डोर की आवाज़ सुनकर लड़की नींद से जाग जाती है और देखती है भाग्य अभी भी उसकी गोद में वैसे ही सर रख के सो रहा है। धीरे से तकिए समेत भाग्य का सर बेड पर रखती है और उठकर दरवाजा खोलती है। सामने राहुल होता है। वह उसे देखकर धीरे से कहता है, राहुल, बाहर आओ। लड़की हैरानी के साथ राहुल से कहती है, पर सर ने कुछ किया नहीं है, मैं उठा दूं क्या? राहुल, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर आओ। लड़की, पर सच में सर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं यहाँ बुकिंग पर आई थी। अब आप लोग ये बहाना मत बनाना कि उसने कुछ किया नहीं है तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। राहुल, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारी पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल बाहर आओ, कहीं ऐसा ना हो हमारी आवाज़ से भाग्य उठ जाए। पता नहीं कितने दिनों बाद सोया है। लड़की राहुल की बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है, फिर राहुल से कहती है, 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जल्दी से वापस रूम में आती है और कुछ ढूंढती है। उसी वह सामान मिल जाता है और कुछ टाइम बाद जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर राहुल उस लड़की के हाथ में पैसों का एक पैकेट पकड़ आता है। ये लो तुम्हारे पास। लड़की पैकेट लेते हुए कहती है, साहब, आज पहली बार यह पैसे मुझे बोझ नजर आ रहे हैं। राहुल, ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं और कभी जरूरत पड़े तो मेरे असिस्टेंट को कॉल कर देना, तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले नाश्ता करके जाना। लड़की, साहब, एक बात कहूँ, हम तो ये काम मजबूरी में करते हैं।
दुनिया हमें गंदी नज़रों से देखती है और अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता। अब तो आदत हो गई थी इन सब के साथ जीने की। पर साहब एक बात पूछूं? राहुल: पूछो। लड़की: साहब हमारी तो मजबूरी है ये काम करने की, पर आज पहली बार हमें हमसे ज़्यादा मजबूर कोई देखा है। वो जो ऊपर सो रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया तो, पर उन्होंने कुछ किया नहीं तो पैसे भी दिए। वजह जान सकती हूँ? राहुल मुस्कुराते हुए: क्योंकि उसे सिर्फ सुकून की तलाश है। लड़की अजीब नज़रों से राहुल को देखती है और पूछती है, सुकून मतलब? राहुल: सुकून मतलब चैन से सोना। भाग्य बस चैन से सोना चाहता है। तुम पहले नहीं हो तो यहाँ आई हो। भाग्य आए दिन अलग अलग लड़कियों को बुलाता रहता है। कुछ हाई प्रोफाइल घरों की लड़कियां तो बिना पैसों की आ जाती है, पर भाग्य उनकी तरफ देखता भी नहीं। और तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियों को उसने पैसों से भी मदद की है। लड़की भी अचंभे से अभी भी राहुल को देख रही थी। राहुल उसकी जिज्ञासा समझते हुए उसे कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो पागल नहीं है। ओपन माउथ स्माइल: हाँ, बस उसकी हरकतें पागल वाली है। वह दुनिया में सुकून की तलाश में बस भटक रहा है। लड़की: साहब वो साहब ऐसे हैं तो उनके परिवार वाले कुछ कहते नहीं? राहुल: वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये सुनकर लड़की थोड़ी हैरान होती है। राहुल: हैरान मत हो, सिर्फ वही नहीं, मैं भी अनाथ हूँ। हम दोनों का ही दुनिया में कोई नहीं। लड़की: पर आप और सर देखने में तो बहुत ही अच्छे घर के लग रहे हैं। घर भी कितना आलीशान है। ये सब कैसे हो? राहुल: मैं और भाग्य एक ही ऑर्फनेज में थे, जयदेव अनाथ आश्रम। काल्पनिक नाम, इसीलिए भाग्य अपने नाम के पीछे जयदेव लगाता है। जब हम दोनों 9 साल के थे, तवा पर एक पति पत्नी आए, शायद उनको कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए अनाथ आश्रम में बच्चों को गोद लेने आए। उन्हें मैं और भाग्य दोनों पसंद आ गए थे। वहाँ की मेंट्रेन ने यह फैसला हम दोनों पर छोड़ दिया कि हम दोनों में से कौन उनके साथ जाएगा। भाग्य ने मेरे अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए मुझे उनके साथ भेज दिया, क्योंकि वह है ही ऐसा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। मुझे माँ बाप मिल गए, घर मिल गया, नाम के पीछे मेहरा सरनेम जुड़ गया, पर भाग्य वो तो अभी भी अनाथ आश्रम में अकेला था। उसका एकमात्र दोस्त मैं ही था वहाँ पर। मेरे जाने के बाद वह वहाँ पर पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे अच्छे से मालूम था भाग्य किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, इसलिए मुझे पता था कि वहाँ पर अकेला होगा। जिन लोगों ने मुझे गोद लिया था वह मुझे अपने बेटे कितना प्यार करते थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता बच्चा था। मेरी हर फरमाइश, हर जिद को सर आंखों पर रखते थे। बस उस दिन मैंने उनसे एक ही फरमाइश की, उसी एक अच्छी एजुकेशन मिले। मेरे जिद मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी पूरा किया। उन्होंने भाग्य की पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद ही उठाया, पर उसने पढ़ाई के साथ साथ वॉच कंपनी में काम करके ये साबित कर दिया कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी की रहमो करम की जरूरत नहीं। पापा को भाग्य ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी भाग्य को गोद ले ले। पर तभी मेरी माँ ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। घर में अब तक कोई बच्चा नहीं था, उस घर में मेरे आने के बाद बच्चा हो रहा था, पर मेरे लिए उनका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बहन हुई, भाग्य उससे मिलने आता था। उसका नाम हमने छवि रखा था। भाग्य में हम दोनों छवि के साथ बहुत खेलते थे। पापा मौका देखकर माँ से भाग्य को गोद लेने की बात की। माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि 2 बच्चे काफ़ी हैं, हम भाग्य की पढ़ाई का खर्चा तो उठा ही रहे हैं ना, अब खुद नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई पर हम खर्च करें, वह अपना खर्च खुद उठाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए मैं और छवि काफ़ी थे। ये बात भाग्य ने सुन ली थी और उस दिन उसके मन में ये भावना आ गई कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह अकेला है, अब उसे कोई भी नहीं चाहिए था। वो तो मैं उसके साथ जबरदस्ती रहता हूँ, वरना वह तो मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें। एपिसोड कितनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी वह अकेला है, इसलिए सुकून की तलाश में रहता है।
लड़की राहुल की बातें सुनती है और उसे कहती है, साहब एक बात कहूँ। राहुल, हाँ बोलो। लड़की, ऊपर जो साहब है ना वो बहुत अच्छे हैं। हम दिल से दुआ करेंगे कि उनकी ये तलाश जल्द से जल्द खत्म हो जाए। साहब अगर वह इस तरीके से हम जैसी लड़कियों को अपने पास लाते रहेंगे फिर तूने सुकून कभी नहीं मिलेगा। राहुल, तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की, साहब आप उन साहब से कहिए कि वो शादी कर ले। राहुल, क्या शादी? लड़की, हाँ साहब, आप उनसे कहिए वह शादी कर ले। जिस दिन उनकी जिंदगी में कोई आएगा उनकी तलाश अपने आप खत्म हो जाएगी। राहुल लड़की की बात ध्यान से सुनता है। इतने में एक मेड वहां आती है और कहती है कि नाश्ता तैयार है। राहुल उस लड़की से कहता है कि तुम नाश्ता करके जाना, और वो ऊपर भाग्य के कमरे की तरफ चला जाता है। ऊपर कमरे में भाग्य अपनी आंखें खोलता है। देखता है उसके आसपास कोई नहीं था। घड़ी में 10 बजे बज रहे थे। यह कोई नई बात नहीं थी। जब भी उसके रूम में कोई लड़की आती थी हमेशा उसके उठने से पहले राहुल उन लड़कियों को वहां से बाहर भेज देता था। पर आज भाग्य को अपने बेड पर एक नोट मिलता है। उसे उठाता है और पढ़ता है। जो लड़की उसके साथ कल रात थी उसने ये नोट लिखा था। शुक्रिया साहब, मैंने बहुत सी रातें बहुत से लोगों के साथ गुजारी हैं, पर कल रात सुकून से सोई हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी क्या आपकी जो भी इच्छा हो वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। स्माइल। भाग्य उस नोट को पढ़ता है और एक हल्की सी स्माइल करता ही भाग्य बेड से उठने की वाला होता है। कितने में राहुल उसके रूम में आता है। राहुल भाग्य से कहता है, कितने रातों के बाद सोया है? भाग्य, 4। राहुल, भाग्य क्या जरूरत है दिन रात जागकर इतना काम करने की? जितना है काफी है। थोड़ी देर घर आकर आराम कर लेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। पर ऐसी रात रात भर जागकर अपनी सेहत खराब करेगा। भाग्य, घर आके भी क्या फायदा? कौन सा यहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है? चटू श्री। राहुल के ये कहने पर कि उसे घर वापस आना चाहिए। भाग्य कहता है कि वहाँ किसके लिए आएगा, कौन है यहाँ जो उसका इंतजार कर रहा है? राहुल, कब तक ऐसे भागेगा अनु? कहीं तो रुक। भाग्य, रोकने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। राहुल को उस लड़की की कही बात याद आती है और वह भाग्य से उम्मीद के साथ कहता है, राहुल, रुकने की वजह तू खुद ला सकता है। शादी कर ले। राहुल के मुंह से शादी की बात सुनकर भाग्य हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, शादी? कौन करेगा मुझे से अनाथ से शादी जिसका कोई खानदानी नहीं है? और मेरी छोड़ तूने भी तो किया ना शादी, तू अपनी बता। शादी करके तू कौन सा खुश है? राहुल करते हुए, सही कहा यार, शादी करके मैं कौन सा खुश हूँ। पर यकीन मान मुझे शादी से कोई उम्मीद भी नहीं है। माँ के कहने पर मैंने विनी से शादी कर ली, पर देख शादी के बाद मैं कहाँ हूँ? यहाँ तेरे साथ, और मेरी बीवी मेरे पैसों पर किसी पार्टी में ऐश कर रही होगी। भाग्य हंसते हुए, तू से ही सीख लेकर तो मैं शादी नहीं कर रहा। पता चले मेरी जिंदगी में भी ऐसी लड़की आ जाए जो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करें। फिर थोड़ा उदास होकर, वैसे भी यहाँ अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए बेहतर है किसी से उम्मीद भी ना लगाओ। और वैसे भी मेरे रिश्ते से डरता हूँ। जैसे माँ बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, वैसे ही मेरे पैसों लिए मेरे साथ रहेगी, और जैसे मेरे पास कुछ नहीं रहेगा मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, जैसा है वैसा ही रहूँगा, क्योंकि मुझे समझने वाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं। राहुल, ये तो गलत कह रहा है। इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई जरूर बना। भले ही विनी मेरे लिए गलत लड़की है लेकिन वो मेरे जीवन साथी है। भले ही वह मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मेरे माँ बाप पूरी इज्जत देती है जो बहू को देनी चाहिए। मेरे मामी पापा के लिए वो का आदर्श बहू है और मेरे लिए यही काफ़ी है। इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा तुझे लग रहा है कि इस दुनिया में तुझे समझने वाली कोई होंगी जरूर। देखना एक दिन तुझे समझने वाली तेरे सामने होगी, तेरे पास होगी। उस दिन तेरी जिंदगी से तेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राहुल की बात सुनकर भाग्य मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ
राधा कृष्ण मंदिर में एक प्यारी सी आवाज आरती कर रही थी। प्रातकाल में धेनु चराए, माखन चोरी करके जो खाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। उसकी आरती सुनने मंदिर के पुजारी और बाकी सब भक्तगण भक्ति में लीन हो जाते हैं। उस लड़की की आवाज थी इतनी प्यारी और मधुर, कृष्णा मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा, कृष्णा मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा वो है कृष्णा कृष्णा। आरती खत्म कर वह लड़की जैसे ही पलटती है, पुजारी उसके पास आता है और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, श्री बिटिया कितने साल हो गए, सर्दी गर्मी बरसात कितनी मौसम आएगा, पर तुम्हारा रोज का नियम है राधा कृष्ण की आरती के बिना दिन शुरू नहीं होता। श्री मुस्कुराते हुए, अरे पंडित जी, एक दिन अगर मैं अपने कहना से ना मिलो ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि दिन अधूरा रह गया है। पंडित जी, अच्छा बिटिया, घर में सब कैसे हैं? श्री, घर में भी सब। घर की बात याद आती ही श्री की आंखें हैरानी से फैल जाती और घबराते हुए कहती है, अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गई थी, मामी ने मुझसे प्रेस के कपड़े लाने के लिए कहा था। अगर लेट हो गई ना तुम तो बहुत मार पड़ेगी, इसलिए मैं चलती, आपसे कल मिलूंगी। ये कि श्री पंडित जी का आशीर्वाद लेती है और मंदिर से दौड़ लगाती है। मंदिर के बाहर वह जैसे ही सड़क के पास पहुंचती है, बहुत सारे बच्चे कर उसे घेर लेते हैं। क्योंकि श्री के हाथ में प्रसाद की थाली की, वह सारे बच्चे उसे प्रसाद की मांग करने लगते हैं। वही सड़क पर एक छोटा सा ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से भाग्य की गाड़ी वही फंस गई थी। भाग्य परेशान होकर बाहर देखने लगता है, तभी उसे सामने श्री दिखाई देती है जो कि बच्चों को लड्डू बांट रही थी। हल्के गुलाबी सलवार कमीज में, लंबी कमर तक लहराते बाल, बिना मेकअप का एक खूबसूरत सा चेहरा, आंखों में हल्का सा काजल और माथे पर गोल्डन बिंदी, और कहर डालने के लिए उसकी नाक की वह नोज रिंग, गले में काला धागा जिसमें शायद ओम नाम का पेंडल लगा था। श्री खिलखिला के हंस के बच्चों को प्रसाद बांट रही थी, और भाग्य की तो जैसे अपनी पलकें झपकना बंद हो गई थी। भाग्य को पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और एकटक श्री को निहार रहा था। बच्चों को मिठाई देने के बाद श्री जैसे ही एक फूल वाली के पास आती है और कहती है, कैसी हो आंटी? फूल वाली, क्या बताओ बिटिया, बहू बेटे ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है, मुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खाने को नहीं देते। इस पर श्री उन्हें प्रसाद देते हुए कहती है, अरे तो आप चावल खा लिया करो। क्योंकि दुकान गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी, तो श्री की यह बात भाग्य ने भी सुन ली और वह इस पर हंस पड़ा। भाग्य जब दोबारा गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे वहां श्री नजर नहीं आती। यहाँ वहां नजरें दौड़ आता है पर उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वो अपना माथा सहलाता है और ड्राइवर से कहता है, कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर कहता है, मालिक बस 2 मिनट, ये सामने वाली गाड़ी चली जाए फिर हम निकलती है। वहीं दूसरी तरफ श्री प्रेस के कपड़े लेकर जब घर पहुंचती है, घर के आंगन में उसे उसकी मामी मिला जाती है। मोटी भैंस मुस्टंडी सी, दुनिया जहान का राशन खा खा के खुद को भैंस बना लिया था। श्री के आते ही वह उस पर दाल चावल लेकर चढ़ जाती है। मामी, आ गई महारानी मटर गश्ती करते हुए, तुझे कहा था ना सुबह स्त्री के कपड़े लाने के लिए कहाँ मर गई थी? श्री, वह मामी जी, हम मंदिर चले गए थे। मामी, मंदिर गई थी, अपने किसी यार से मिलने गई थी। श्री, मामी अब जानती हैं मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, फिर क्यों आप मुझे बार बार यही कहती हैं? मैं कहीं किसी से मिलने नहीं गई थी, बस मंदिर चली जाती हूँ क्योंकि वह मुझे अच्छा लगता है। मामी गुस्से में, देखो तो 2 मिनट बाहर क्या गुम कर आई, पर निकल आए जवान लड़ाती है मुझसे।
रुक तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर उसकी मामी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक छड़ी नजर आई। वह छड़ी को लेकर श्री के पास आई और बिना सोचे समझे श्री की पीठ पर छड़ी बरसाने लगी। पर श्री ना तो चिल्ला रही थी ना रो रही थी। ये तो उसकी रोज की आदत थी। उसकी मामी ने तो इससे भी बुरी तरीके से उसे पीटा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। मामी की इतनी मार खाने के बाद तो उसका शरीर को भी इसकी आदत हो गई थी। श्री चुपचाप खड़े होकर मामी की मार खा रही थी। तभी पीछे से व्हीलचेयर पर एक आदमी आता है और मामी पर चलाते हुए कहता है, रुक जाओ कुमुद, क्यों मेरी बच्ची को ऐसे जानवरों की तरह पीट रही हो। इस आवाज पर मामी के हाथ रुक जाते हैं और वो पलटकर देखती है तो उनके सामने उनके पति व्हीलचेयर पर बैठे उसे ही गुस्से से घूर रहे होते हैं। श्री जब अपने मामा जी को देखती है तो वो मुस्कुराकर उन्हें ना में सर हिलाती है, जैसे कह रही हो कि उसे चोट नहीं लगी। श्री के मामा जी, तुम्हारा नाम कुमुद जरूर है, पर तुम शांत बिल्कुल नहीं हो। अरे क्यों बिन माँ बाप की बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो? जीने दो इसे। कुमुद अपनी छड़ी फेंकते हुए अपने पति को डांटते हुए कहती है, हाँ हाँ, आपको तो मैं ही गलत नजर आऊंगी। आपकी लाडली तो आपको कभी गलत नजर नहीं आएगी। मामा जी, क्यों पीट रही हो मेरे बच्ची को? क्या गलती की है इसने? मामी, सुबह सुबह आपकी बेटी पूरे मोहल्ले चक्कर लगा कर आई है। अरे जवान लड़की है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मोहल्ले वाले तो हमें ही सुनेंगे ना। आप तो अपनी इस कुर्सी पर बैठे बैठे रो दोगे, लेकिन दुनिया तो मुझे कहेंगे कि देखो मामी ने ही अच्छे संस्कार नहीं दिया। मामा जी, संस्कार तो मेरी श्री में तुमसे ज्यादा है, क्योंकि उसने मेरी दीदी और जीजाजी का खून है। और रही बात संस्कार देने की तो तुम श्री की टेंशन मत लो, संस्कार देना ही है तो अपनी लाडली जूही को दो, जो रात को 2 बजे पता नहीं कहाँ से आई है। और जाकर देखो उसके कमरे में होश में भी है या अभी भी नशे में मरी पड़ी है। मामी जी ने जब ये सुना कि उनकी बेटी रात को नशे में 2 बजे घर आई है तो और उसकी हालत खराब हो गई, वह भागे अपनी जूही की कमरे में गई और चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, कहीं ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई है उसकी। फिर पीछे मुड़कर श्री से कहती है, खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा जल्दी जाके नींबू पानी बना कर ला, जरा देखूं तो मेरी बच्ची को ठीक तो है ना। वह मामी के जाने के बाद श्री धीरे से चलकर मामा जी के पास आती है और उनके हाथों के ऊपर हाथ रख कर कहती है, मामा जी आप क्यों मामी से लड़ते हैं? मुझे मामी से कोई शिकायत नहीं है। मामा जी, शिकायत तो दीदी जीजाजी को मुझसे होगी। जब ऊपर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें कि मैं उनकी बच्ची का ठीक से ध्यान नहीं रख सका। दीदी जब आखिरी सांसें ले रही थी तब मैंने वादा किया था कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। श्री, हाँ तो मामा जी आप मुझे बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। आपने मुझ में और जूही में कोई अंतर नहीं समझा, यहाँ तक कि आप तो मुझे जूही से ज्यादा प्यार करते हैं। श्री मामा जी से बात ही कर रही थी कि इतने में कुमुद ने अंदर से आवाज लगाए, अरे श्री कहाँ मर गई? तुझे नींबू पानी लाने के लिए कहा था। उसकी आवाज सुन मामा जी और श्री दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाग्य अपने ऑफिस पहुंचता हूँ। आज उसके वॉचेस के नए डिजाइन फाइल ना होने थे। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। भाग्य जब अपने काम में होता है तो वो इतना मगन हो जाता है कि उसे ये भी होश नहीं रहता कि उसने खाना भी नहीं खाया। हमेशा ही 2-3 दिन तक ऑफिस में यूं ही पड़ा रहता है। ऑफिस में भी उसका एक छोटा सा रूम होता है जहां पर उसकी सुविधा का सारा सामान अवेलेबल होता है, क्योंकि वह ज़्यादातर ऑफिस में ही रहता है। शाम को जब भाग्य अपनी मीटिंग से फ्री होता है और वापस अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है, अचानक उसके सामने श्री का वह हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। उनके चेहरे को देखकर एकाएक उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। ऐसा नहीं है, भाग्य ने उससे पहले खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। यहाँ तक कि भाग्य जिन लड़कियों को अपने पास बुलाता था वह हाई प्रोफाइल होती थी। उनकी एक रात की फीस भी लाखों में होती थी, पर आज तक भाग्य में किसी लड़की को एक नज़र भर कर देखा तक नहीं था। 3 एक रिश्ता।
शाम को श्री सबके लिए खाना बना रही होती है। वही उसकी मामा की बेटी और उसकी बहन जूही सोफे पर आराम से पैर पर पैर चढ़ा दी अपनी नेल साफ कर रही होती है। और श्री की मोटी मामी बगल में बैठकर आराम से संतरे छीलकर खा रही होती है। मामा जी न्यूज़पेपर लेकर पढ़ रहे होते हैं। इतने में मोहल्ले की मंत्रा उनके घर आती है और एकदम से आने के साथ ही कहने लगती है, अरे कुमुद, क्या बताऊं तुझे, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं, तू सुनेगी तो अभी के अभी पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगी। कुमुद संतरे खाते हुए, हाँ हाँ कलावती, हम तो करोड़पति हैं ना, तुझे लाखों की जायदाद नजर आ रही है, ले देकर यह मकान ही है, ये तो मैं तुझे देने से रही। तो चुपचाप ये बता आई किस लिए है और चलती बन, कुछ नहीं मिलेगा। कलावती, अरे मैं तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ते की खबर सुनकर सबकी नजरें एक साथ कलावती की तरफ चली जाती है। तो वही जूही अपने हाथ झटकते हुए चिल्लाते हुए कहती है, जूही आंटी जी रिश्ता करवाओ वह अपनी बेटी का। खबरदार जो यहाँ मेरे लिए रिश्ते की बात भी की तो मुझे अभी शादी नहीं करती, मुझे पहले हीरोइन बनना है। कलावती पर कहती है, अरे मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ। कुमुद, तो फिर तू किसकी बात कर रही है? कलावती, वो तेरी भांजी है ना श्री, मैं उसकी बात कर रही हूँ। श्री के लिए रिश्ता आया है, ये सुनकर सब लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। कलावती आगे कहती है, श्री सुबह सुबह मंदिर में जाकर कहीं भजन गा रही होती है ना, तो बस वही मेरी एक पहचान वाली ने देख लिया, उससे इतनी पसंद आई, इसी महीने शादी की बात कह रहे हैं। कुमुद चौंकते हुए, क्या इसी महीने शादी? कलावती, हाँ और नहीं तो क्या, पर सच बताओ जूही की माँ, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि लड़की बहुत गरीब घर से है, कुछ दे नहीं पाएंगे वह लोग। अरे वह लोग तो बिना दान दहेज के शादी की बात कर रहे हैं। अब तुम्हें सब सही लगे तो मैं बात आगे बढ़ाओ। मामा जी, पर बहन जी लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, कुछ तो बताओ। कलावती, अरे हाँ ये सब तो मैं बताना ही भूल गई। तो सुनो, लड़का इकलौता है, उसे बाप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और बेटा भी वही करता है। और देखो मैं तो उसकी तस्वीर भी लाई हूँ। कलावती टेबल पर एक तस्वीर रखती है। सिंपल सी पैंट टी शर्ट में एक सिंपल सा लड़का विवेक, देखने ही में जी ठीक ठाक घर का लड़का लगता था। जूही की नज़र तो लड़के से ज्यादा उसके पीछे उसके गाड़ी पर थी। ये सब देखे उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई। मामा जी को तस्वीर उठाते हैं और कलावती से कहते हैं, ठीक है मैं तस्वीर रख लेता हूँ, इसे एक बार श्री को दिखा दूंगा, उसके बाद अगर उसे ठीक लगेगा तो वह हम बात आगे बढ़ाएंगे। कलावती वहां से चली जाती है। वही रसोई में श्री सारी बातें सुन रही होती है और उसका मन बहुत घबरा रहा होता है। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो पहले खुद कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। सारी जिंदगी मामी के तने सुनते सुनते उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह गई थी। हमेशा जूही के पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। पढ़ाई भी उसने सरकारी स्कूल से की थी, वैसे प्राइवेट में पढ़कर तो जूही ने भी कोई तीर नहीं मारा था। उस मैडम ने तो बस नाम की पढ़ाई की है। वही श्री को स्कूल में कई सारे अवार्ड स्कॉलरशिप मिले थे। रात का वक्त खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। मामा जी धीरे से श्री के कमरे में आते हैं और उनसे पूछते हैं,